अस्सलाम वालेकुम, गुड अस्सलाम मॉर्निंग वालेकुम, एंड वेक गुड अप पाकिस्तान मॉर्निंग। एवरीवन। हमारा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ यासिर, आप कैसे हैं? वीकेंड कैसा रहा? और बड़े मज़े मज़े की खबरें आई हैं इस वीकेंड तो यासिर। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही कहा। मज़े की भी खबरें हैं, कुछ हाँ, ऐसी भी खबरें हैं जिससे वाक़तन पूरी दुनिया को बड़ा बिल्कुल। बेसब्री से इंतज़ार था। वो खबरें भी यस, बिलाखिर फाइनली इट आ ही गई। हैपेंस। यस। तो जनाब, सिलसिला आगाज़ होगा ख़बरों का, और बहुत सारे और दीगर मामलात हैं जिसकी निशानदही देखने वालों की जानिब से की जा रही है। सबसे पहले तो हमारा उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, हम सब के बड़े शुक्रगुजार हैं जो लोग प्रोग्राम देख भी रहे हैं, अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं, बिल्कुल। और उन मामलात और मौज़ूआत की भी निशानदही कर रहे हैं जिनके ऊपर वाक़तन वो चाहते हैं कि प्रोग्राम्स में बात की गुफ्तगू जाए, की जाए। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर बात होगी। खबरें के सिलसिले को अभी आगाज़ फ़िलहाल करें। सबसे बड़ी खबर ये है कि स्विट्ज़रलैंड में मुआहदा तय पा बिल्कुल गया ऐसा ही है। है। और स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल यासिर, ऐसा ही हमने है। देखा कि इस फ्राइडे को हम यही बात कर रहे थे कि आया हमें ये लगा था कि अब ये मुज़ाकरात नहीं होंगे स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि ई सिग्नेचर तो हो चुके थे। तो हम यही बात कर रहे थे कि अब ये नहीं होंगे क्योंकि दौरा मनसूख हो गया था। पर एकदम से ये दौरे का सारा कुछ इंतज़ामात हुए और फ़ौरी तौर पर ये दौरा हुआ, और फिर एग्जैक्टली, हमने देखा चीज़ें कि मटेरियलाइज हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और मुज़ाकरात भी होना हुए। भी चाहिए। बिल्कुल। और यासिर, हमने कल ये देखा कि मुज़ाकरात में एक ग्राफ चला है। एग्जैक्टली। एक तरफ बिल्कुल पीस टॉक होने लगी थी, लेकिन बीच बीच में हमने देखा कि ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अब वो इसमें शिरकत नहीं है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ाएंगे उसको। एग्जैक्टली। ईरानी इवन न्यूज़ ईरानी न्यूज़ पे ये चल गया था कि अब वो वापस आ रहे हैं और मुआहदा नहीं हो रहा। लेकिन फिर एकदम से ही हमने देखा कि प्रॉपरली मुआहदा हुआ और बात हुई, और 60 डेज़ के लिए ये मुआहदा किया जा चुका है। एग्जैक्टली। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी भी था। इससे पहले भी ये बात हो रही थी कि ये मुआहदे से पहले ये इतना आसान नहीं नहीं होगा, था और मुमकिन डेफिनेटली। तौर पर डेडलॉक अभी भी मौजूद है। लेबनान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह मौजूद है। अमेरिकन अथॉरिटीज़ का जो एलाई है इसराइल, उसका जो है वो स्ट्राइक जारी है लेबनान के ऊपर, जिसकी वजह से बार बार ये ऐसा लगता था कि लास्ट मोमेंट तक एक कोई डेवलपमेंट होते होते जो है वो रह रुक जाएगी। और हम जाएगी। यहाँ पर यही बात कर रहे थे। इससे पहले पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में ये बात हो रही थी कि ये दोबारा से एस्केलेट कर सकती है सिचुएशन। जी। बट ये कि अगर ये प्रॉपरली मटेरियलाइज हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस अकॉर्ड के ऊपर थी, तो फिर ही कुछ चीज़ बेहतर तौर पर सामने आ सकेगी। बहरहाल अब हो ये रहा है कि अगले फेज के अंदर, क्योंकि डायलॉग से पहले एक मैं ये देख रहा था कि ये जो मामलात है इसको मॉनिटर करने के लिए भी जो है कोई सेल बनाया गया है, जिसके अंदर बैठकर ये सारी चीज़ें जी। देखी जाएंगी कि ये सिचुएशन मजीद एस्केलेट ना हो और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद जो है वो पेचीदा ना हो ना जाए। हो। तो ये बड़ा ज़रूरी था। तो अब देखना ये है कि ये मामलात आगे किस तरह बढ़ते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है इसको जानना। तो जनाब, इसी के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे जो एनालिस्ट हैं वो मौजूद हैं फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन, जनाब यस। ज़ुबैर हुसैन साहब। उनको सुबह के वक्त हम प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच, बहुत सो मच शुक्रिया जुबैर आपका साहब। प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये जो सिचुएशन सारी इमर्ज हुई है, और ख़ास तौर पे ये जो एग्रीमेंट साइन होने की बात थी, इसके बाद से हमने देखा कि पूरी दुनिया में इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया गया। मार्केट्स ने इसको वेलकम भी किया, मार्केट्स को ट्रिगर भी किया। बट समहाउ, जैसा भी कुछ देर पहले यहाँ पर ये बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जा रही थी, और अभी भी कोई डेवलपमेंट को इसको ऐसा ना समझा जाए कि शायद ऐसा लगता है कि ये मामला मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व हो गया। जी। अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आने वाले वक्त में? मैं चाहूंगा जरा इस नुक्ते के ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। जी जुबैर साहब, फरमाइएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपके नाज़रीन को स्वीडन से मेरा सलाम। देखें, जब बात आती है अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई ऐसा मामला नहीं कि इस्लामाबाद में अगर इस्लामाबाद टॉक्स हुई तो वहीं पर इसका जो है फैसला हो जाना चाहिए था। यहाँ ये मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है, इसमें जो है वो किसी तरीके से मुज़ाकरात फाइनल हो जाते। ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है जिसके अंदर ना सिर्फ अपना हार्मस बल्कि ईरान के मुंजमद असासे, उसके जोहरी पावर और इन तमाम तरह ऐसी चीजों के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जिसको आप ये समझें कि एक ही मीटिंग में या 80 मिनट के अंदर जो है वो मुलाकात करके किसी तरीके से हतमी शक्ल दी जाए। दूसरी जानिब ये है कि ईरान इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर उसूलों के ऊपर जो है वो उन्होंने बात की है, और अमेरिका जो है वो किसी हद तक उन्होंने भी लचक दिखाई, लेकिन मसला वहीं आके रुक जाता है कि जब बात होती है इसराइल के लबनान पे हमलों के हवाले से। आपने देखा होगा कि ये जो वॉकआउट हुआ
स्विट्जरलैंड में, उसकी वजह भी यही बनी कि इसराइल ने जो लेबनान पर हमले किए, वो सबसे बड़ी वजह बनी इस तातुल का। अदरवाइज ये था कि कहीं ना कहीं जो मुज़ाकरात थे वो उनको हतमी शक्ल देके मुकम्मल तौर पर साइन कर लिया जाता। यहाँ पर पेचीदा मसला जो सबसे बड़ा ये है कि अगर इस वक्त अमेरिका बराह रास्त जो है ईरान के साथ जंग में शामिल ना होता तो सूरत हाल शायद दूसरी होती और ये जंग खत्म होती नहीं दिखाती। आप ये समझें कि इस वक्त अमेरिका की जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर इस जंग में फंस चुका है। और दुनिया के जो बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, या यूरोप में हम यहाँ पर बैठ के जब मकामी तज्जियाकारों को देखते हैं या फिर हम यहाँ के अखबारात पढ़ते हैं, तो हमें ये सूरत हाल सामने नजर आती है कि दुनिया ये समझती है कि अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी कि इसराइल और ईरान की जंग में फरीक बन के बराह रास्त उसने जो है ईरान पर हमले किए। अब अमेरिका को इस सिचुएशन से निकलना है, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए उनको खित्ते की जो सबसे मजबूत पावर उनको नजर आई वो पाकिस्तान नजर आई, और पाकिस्तान ने इसमें अपना बड़ा ही बेहतर सालिसी का किरदार अदा किया। अब आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स जो है, लोग उसको ये समझ रहे थे कि शायद वो नाकाम हुआ। अगर वो नाकाम होते तो स्विट्जरलैंड में ये दूसरा मरहला स्टार्ट नहीं होता। तो इसकी अगर हम बात करें कि दुनिया जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है कि आबनाए हार्मस बंद हो, क्योंकि ये जंग एक किस्म की मईशत की जंग है। पूरे यूरोप में इस वक्त आप समझें कि महंगाई का तूफान है। यूरोप की जो इकोनॉमी है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि किसी तरीके से जो है ये जंग जारी रहे, और इसके लिए यहाँ पर जो है वो एनर्जी का नेमुल बदल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर शुरू से ही जो है वो इलेक्ट्रिक कारों का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब इनकी कोशिश ये है कि जितना हो सके वो सोलर पैनल और एसी एनर्जी की तरफ जाया जा सके, जिससे अगर मिसाले के फ्यूचर में आपने हार्मस बंद भी हो जाती है तो आपने हार्मस के बंद होने के बावजूद इनको कोई फर्क ना पड़े। तो उसके लिए इनको टाइम गेप चाहिए, और ये टाइम गेन करने के लिए इस वक्त ये जरूरी है कि किसी तरीके से मुआहदा तय पाया जाए। अच्छा जुबैर साहब, जी जुबैर साहब, 60 डेज के लिए ये मुफाहमत पे दस्तखत किए गए हैं और 60 डेज का टाइम दिया गया है। इन 60 डेज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, अगर आप 60 दिनों की बात करें तो 60 दिन हो या इससे पहले का जो आप देखें कि इस मामले के अंदर जब आपने हार्मस को खोला गया मुत्तहिद बार और आपने हार्मस के हवाले से कुछ मामला तय पाए, तो ये 60 दिन जो है मुकम्मल जंग बंदी के नहीं, ये 60 जो है एक सीज फायर के आप ये कह सकते हैं कि हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जंग खत्म हो चुकी है और जंग जो है दोबारा नहीं होगी। जंग के इम्कानात मौजूद हैं। जब तक ये 60 दिन से मुकम्मल एक मशरूत मुआहदा तय नहीं पा जाता, तब तक हम ये कह सकते हैं कि 60 दिन कुछ भी नहीं। यहाँ पर अगर यूरोप की बात करें तो समर आते ही यहाँ पर जो है वो समर वेकेशंस होती हैं, लोग छुट्टियों पर जाते हैं, लेकिन महंगाई का तनासुब इतना बढ़ चुका है कि यूरोप के अंदर इस वक्त लोग अपनी वेकेशंस मनाने कहीं नहीं जा रहे, और ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन है, क्योंकि यूरोप के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो सयाहत यानी कि टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरीके से यूरोप की मईशत को दचका लगा है, और यही वजह है कि स्विट्जरलैंड के अंदर ये दूसरा मरहला कामयाबी की तरफ जाता नजर आता है। हो सकता है कि ये 60 दिन के बाद एक लंबी मुद्दत के लिए मुआहदा तय पाया जाए, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। अच्छा जुबैर साहब, ये कि डीकॉन्फ्लिक्शन एक यूनिट बनाया गया है, सेल बनाया गया है जिसके अंदर मॉनिटरिंग होगी, और इसमें लेबनान भी जो है वो शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या चीज़ मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंटेंशंस तो यहाँ बड़ी क्लियर हैं इजराइल की कि वो चाहता है कि मामला मजीद जो वो एस्केलेट करे। इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि इजराइलीज अथॉरिटीज़ की जानिब से दोबारा से जो है वो ब्रीच नहीं किया जाएगा इस मुआहदे को? और फिर ये कि जैसा भी आपने बताया कि टाइम ऐसा लगता है टाइम बाय करने की कोशिश की गई है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी अनसर्टेनिटी तो मौजूद है। इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? और फिर सवाल ये पैदा होता है, अब हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि इसका अगला मरहला कब होगा, क्योंकि जो टेक्निकल टीम है वो वहीं पर स्विट्जरलैंड में है और वहाँ पे वेटेंसी के ऊपर है। तो ऐसा लगता है कि अनसर्टेनिटी अभी भी मौजूद है। इसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि जब तक अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है तब तक हमें नज़र आता है कि पूरी दुनिया में इकॉनमीज जो है ना वो आप समझ लें कि उसमें कोई ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ सकती, उसके इम्कानात जो है वो बहुत कम होते हैं। ज़रा फरमाइए। देखें, बिल्कुल देखें, ये मॉनिटरिंग टीम जो है वो दरअसल अगर आप बात करें तो ये सिवाय एक खाम ख्याली के कुछ नहीं। इसराइल ने बारहा जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा किया है और वो लेबनान पर पे दर पे हमले किए जा रहे हैं।
इस वक्त जो अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल जंगबंदी सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान की है। इसराइल की गारंटी लेने पर शायद अमेरिका की हिचकिचाहट है और इसराइल का दौरान मुज़ाकरात जो है वो लेबनान पे हमला करना इस बात की गवाही है कि किसी भी किस्म की मॉनिटरिंग जो टीम है या मॉनिटरिंग के मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पर हम ये नहीं समझते कि उसको कोई तकवीत मिलेगी। वजह यह है कि अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर यह चाहता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामला तय पाए उसमें इसराइल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन शामिल ना की जाएं और इसी बात पर जो है ईरानी वक्त का वॉकआउट हुआ। वो ये नहीं चाहते कि लेबनान को वो तनहा और अकेला छोड़े क्योंकि लेबनान उनका एक बहुत ही एक हिमायती मुल्क है और उसके बगैर उनकी आप ये समझें कि आलमी सियासत अधूरी है। इससे पहले अगर हम तारीख में इसकी ममासलत देखें तो ऐसा पहले मुमकिन हुआ है कि जब इराक ईरान जंग के अंदर ईरान की सूरत हाल बदतर हो गई थी क्योंकि शाह ईरान से जो अमेरिका के मुआहदात थे उस जमाने में जो जंगी हथियार अमेरिकी ईरान के पास मौजूद थे ईरान ने जो है उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन चूंकि स्पेयर पार्ट्स अमेरिका की जानिब से नहीं आ रहे थे, अमेरिका, रूस और फ्रांस जो है वो इराक का साथ दे रहे थे, तो उस वक्त इस लेबनान के थ्रू ही जो है ईरान ने अमेरिका को घुटनों पे लाया। उस वक्त वहां पर कुछ अमेरिकी ऐसे बड़े बड़े प्रोफाइल को जो है वो यरगमाल बनाया गया कि जिसके बाद अमेरिका ने बंद कमरों में मुज़ाकरात किए और बजरिया इसराइल पुर्तगाल के जरिए जो है वो ईरान के अंदर असला जो है वो पहुंचाया गया और ईरान की पोजीशन मजबूत हुई इराक में। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान पहली बार ऐसा नहीं है कि अमेरिका को अपने घुटनों पे लाया है। अगर ईरान की इतनी ताकत नहीं होती कि ईरान जो है इस खित्ते के अंदर इन तमाम ताकतों का मुकाबला कर सके तो आज हम ये देख सकते कि शायद जो है ये जंग जारी रहती और इसको तीसरी आलमी जंग का दर्जा दे दिया जाता। तो ये कहना कि इस मॉनिटरिंग टीम का इस पर कोई असर होगा नहीं हो सकता। वजह यह है कि अमेरिका किसी तरीके से बाहर आके ईरान और इसराइल के मामलात से अपने आप को दूर करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि मुस्तकबिल में जो है ईरान और इसराइल के मामलात चलते रहें। बिल्कुल जुबैर साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान का बड़े मुस्बत किरदार रहा है जब से ये सिचुएशन अराइज हुई है, तब से हमने देखा कि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा किरदार रहा है। आया आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिविटी है, कोई बेहतरी है इस सारी सिनेरियोस के बाद? देखिए, पाकिस्तान के पास जो इस वक्त पाकिस्तान की खित्ते में पोजीशन बनी है वो काबिल तारीफ है। दुनिया उसको खित्ते का जनेवा भी कह रहा है, वियना भी कह रहा है, क्योंकि इस तरह के मामला कभी भी इतने बड़े जो लेवल पे आप ये समझें कि दो ताकतों को इस्लामाबाद में इकट्ठा करना और उसके बाद जो है इस मामले को जारी रखना और इस बात की गारंटी देना कि आपने हार्मस के मामले पर ये दोनों मुल्क जो है वो दस्ते गिरबान दोबारा नहीं होंगे, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी काविश है और पाकिस्तान का इसमें आप समझें कि इक्तिसादी एक बहुत बड़ा फायदा है। हमारी ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन की जो हमारी डील है वो इस वक्त तातुल का शिकार है, हमें सबसे पहले तो उसका फायदा होगा। फिर दूसरी बात करें कि ये मुसलमान मुल्कों का एक ट्राइका बनेगा। ट्राइका किस तरह बनेगा? सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान मिलके एक ऐसा इत्तेहाद बनाएंगे कि जो इस खित्ते के अंदर ना सिर्फ जो है आजाद एक किस्म की आप समझें कि बरामदाद का सिलसिला शुरू होगा और थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। जुबैर हुसैन हमारे साथ स्वीडन से मौजूद थे और बात कर रहे थे इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारा कि इस वक्त भी अनसर्टानिटी प्रिवेल कर रही है जो कि खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जुबैर साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की उसमें बड़ा ज़रूरी है इसको समझना, बड़े इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कि ये जो एनर्जी का शिफ्ट है ये पूरी दुनिया में आ रहा है इस पूरे इंसिडेंट के बाद, ये देखते हुए कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज़ बंद हो जाती है या आने वाले वक्त में अगर ऑयल के ऊपर मज़ीद प्रेशर आता है किसी भी वजह से, चाहे सप्लाई साइड के हवाले से हो, चाहे प्रोडक्शन के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, तो उस वक्त क्या किया जाएगा? क्योंकि इसने डायरेक्टली हिट किया इन्फ्लेशन को, और जब इन्फ्लेशन बढ़ी है पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो जैसे तैसे लोगों का गुजारा हो ही गया। मगर ये कि वेस्ट में अगर ज़रा सी भी महंगाई होती है, इन्फ्लेशन के नंबर्स ज़रा से ऊपर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक नज़र आता है, क्योंकि इस चीज़ को बड़ा क्लोजली जो मॉनिटर किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह बनी है। तो जब भी जुबैर साहब हमसे कुछ देर पहले ही फरमा रहे थे कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो एक ये अग्रीमेंट हो सकता है कि सीज फायर हो जाए, बट इन अ लॉन्गर रन ये चीज़ मटेरियलाइज होती हुई नज़र नहीं आ रही, बहुत क्रिटिकल है। बट ऑल इन ऑल इसमें जो पाकिस्तान का रोल है उसको सबसे ज़्यादा उसकी तारीफ की गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस चीज़ को मेक श्योर किया, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ना पड़ने दिया जाए, वगैरह
ये तीसरी जो जंग है, द वर्ल्ड वॉर है, उसकी तरफ जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सिचुएशन एस्केलेट कर रही थी। बिल्कुल यासिर, उसको कल curtail हमने किया। जब हम देख रहे थे ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो Exactly. पाकिस्तान का जो एक स्टैंड आउट था ना, वो काबिल तारीफ था। Absolutely, बिल्कुल आपने फील्ड सही कहा। मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उनके साथ जिस तरह से मिल रहे थे और बात की जा रही थी, वो काबिल तारीफ था। और यहाँ पर एक सबसे मज़ेदार एक चीज़ थी जो जेडी वैंस ने ज़रूर उसका तज़किरा बिल्कुल उसका जिक्र करना बिल्कुल बनता है। और उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा जितनी ज़्यादा इन दिनों में बात की है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से की है, और दो उनके सबसे करीबी लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। भारतीय में उनकी अहलिया हैं और पाकिस्तानी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। आसिम तो मुनीर ये साहब। बहुत मज़े की एक स्टोरी थी जो Exactly. हमने आपके साथ तो ये शेयर आपने की। बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने अपनी स्पीच का जो आगाज़ है वो जी, इसी तरह से किया इसी था। तरह बहरहाल किया था। इसके साथ साथ एक और एक खबर है अफसोसनाक। कराची से, अफसोसनाक खबर है, और इससे पहले भी बात हो चुकी है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से तो हमेशा कंसर्न मौजूद रहते हैं, True. और माह मुहर्रम के आगाज़ के बाद से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी जाती है पूरी अक्रॉस द कंट्री। मजालिस का जुलूस का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। एक अफसोसनाक वाक़या कराची से रिपोर्ट हुआ है जहाँ पर DHA का इलाका है फेज़ 6, वहाँ पे इमाम बारगाह के पास एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिसमें तेज़ रफ्तार सुजुकी, ये बताया जा रहा है हमारा, जी। कि वो जो मजलिस जारी में। थी उस वक्त, उसके अंदर जो है वो बड़ी बिल्कुल, तेज़ी से और दाखिल हो 14 गई। अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं इस इनिशियल इंसिडेंट जो में। हमारे पास नंबर्स आए वो तकरीबन 14 लोगों के 14 आए, कि 14 लोग इसमें, और जी। बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है उनकी मजलिस ये जारी थी, जहाँ जी। पर ये सुजुकी जो है आपे से बाहर हो गई, उनमें घुस गई, और गाड़ी, उसके बाद बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए। और ये बड़ा ही अंधोनाक वाक़या है, और हमेशा जैसे ये बात होती है कि यकीनी बनाया जाता है कि इस तरह के वाक़यात ना हो। बहरहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके इंक्वायरी शुरू कर दी है। इनिशियली ये बताया जा रहा है कि गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से जो है वो गाड़ी जाके मजलिस के अंदर जो है वो जा लगी है। और इसके साथ साथ जो है, जैसे हमने बताया कि इसकी जो पूरा इंसिडेंट है, इसकी इंक्वायरी जो है इंक्वायरी वो हो रही है। की जा रही है। तो यकीनन अफसोसनाक वाक़या है जी हमारा। जी यासिर, अब बस यही स्टोरीज हमने शेयर करनी थी। अब शेफ़ की तरफ आएंगे। शेफ़, गुड मॉर्निंग शेफ़, कैसे हैं आप?